हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर एसएससी जीडी के लिए अंग्रेजी कैसे तैयार करें। तो अभी उसी पर हम लोग एक प्लान बनाने जा रहे हैं, एक प्लानिंग करने जा रहे हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो एसएससी में सीजीएल की या सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, उन्हें अलग से जीडी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो अभी पहली बार देने जा रहे हैं या जिन्होंने स्पेशली जीडी का फॉर्म भर रखा है, उनके लिए स्ट्रेटेजी बहुत काम की है। हालांकि सब लोग देखें तो आज का टॉपिक है एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी में खास तौर से हमारा डिस्कशन सेंटर्ड होगा, किस पर फोकस्ड होगा, इंग्लिश कैसे तैयार करें। ठीक, बेसिकली अंग्रेजी कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं कि आपके एसएससी जीडी में इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक को आप कैसे तैयार कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले होल सिलेबस की बात कर लो। कोई भी एग्जाम हो जिसमें भाषा पूछी जाती है तो तीन चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जीडी में भी वही हाल होगी। तो तीन चीजें कौन कौन सी पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर का। ठीक है, क्या पोर्शन होगा? ग्रामर का पोर्शन होगा। और दूसरा पोर्शन किसका होता है? वोकैब का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एसएससी के एग्जाम में खास तौर से। और एक पैसेज का पोर्शन होता है। तीन चीजें आती हैं और एक आध इसमें मिसलेनियस बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, वैसे इसी में हम लोग तीनों कर लेंगे। तीन चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या, यही पूछी ही जाती हैं। ठीक है, ग्रामर पूछी जाएगी, वोकैब पूछी जाएगी और पैसेज पूछा जाएगा। कुल क्वेश्चन कितने हैं एसएससी जीडी के? आपके इंग्लिश के कुल 25 क्वेश्चन है। ठीक, अब इन 25 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाना है, ये तीन चीजें पूछी जानी है। तीन चीजें पूछी जानी है जिसमें 5 क्वेश्चन करीब किसमें चला जाएगा? पैसेज या क्लोज टेस्ट में चला जाएगा। तो ग्रामर और वोकैब का हिस्सा कितना आया? 10 क्वेश्चन का हिस्सा आया। 10 क्वेश्चन ग्रामर से और 10 क्वेश्चन वोकैब से पूछा जाएगा। अच्छा, तो ग्रामर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? स्पेशली जब ग्रामर पूछी जाएगी तो आपसे जो सेगमेंट है ग्रामर का, उसमें एक सेगमेंट कौन सा होगा? कॉमन एरर्स का होगा। क्या होगा? कॉमन एरर्स का होगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कॉमन एरर में आप क्या क्या पढ़ें। तो सेगमेंट पहले देख लीजिए। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन होगा, एक सेगमेंट हो गया। दूसरा क्या होगा? फिलर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक फिलर का सेगमेंट होगा। ठीक है, और तीसरा जो सेगमेंट है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। क्या है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेगमेंट है एक। ये इतनी बातें हो गई। ग्रामर के ये 3 सेगमेंट आपको आएंगे एग्जाम में। ठीक, और जो वोकैब वाला पोर्शन है, वोकैब में एक सेगमेंट आपका एंटोनिम का, करीब 2 क्वेश्चन मान के चलिए एंटोनिम्स का हो गया। और 2 क्वेश्चन करीब किसके हो जाएंगे? साइनोनिम्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चन के करीब आ जाएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किससे आ गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाएगा। 2 के करीब आएगा, 2 से 3, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और चौथा आपका इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को देख करके मैं बता रहा हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं में एक सेगमेंट आता है स्पेलिंग का। ठीक है, अब उसको आप ग्रामर में रखे हैं या वोकैब में रखते हैं, ये आपकी समस्या है। एक सेगमेंट और बढ़ेगा जो अक्सर पूछा जा रहा है, वो स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ग्रामर के सेगमेंट में रखें या इसको अलग रखते हैं। ठीक है, पैसेज की बात आई तो पैसेज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है। तो पिछले पेपर्स में मैंने देखा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, नहीं पूछा गया। दूसरा इसमें आता है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, किसका था? क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन था। और तीसरा आता है रीअरेंजमेंट का। ठीक है, तो इतनी चीजें आप तैयार कर लीजिए। पूछा क्या गया है पिछली बार वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस वाले पोर्शन में से जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था वो था क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में 4-5 ब्लैंक दिए होंगे, 4-5 खाली जगहें दी होंगी, उसकी जगह पर क्या भरा जाएगा ये होगा। जैसे मान लो जैसे एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ एक जगह खाली हुई है। ठीक है,
फिर यहाँ देखा एक जगह यहाँ खाली हुई है, ये हो गया, फिर ये हो गया, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है, ये चला गया, फिर यहाँ पे सेंटेंस आया, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली हो गई। मान लो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब सोच लो कि ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, या क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन आ गए, ठीक। ऐसे दिए होंगे। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 5 ब्लैंक होंगे, इस 5 ब्लैंक में जहां जगह खाली है 20 नंबर 1 पे, यहाँ पे देगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे डी होगा, 4 ऑप्शन होंगे। इसके आगे आपको भरना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 21 की जगह पर यहाँ पे सुटेबल वर्ड कौन सा लगेगा, ठीक है, ये बात हो गई। तो 21 पे भर लीजिए, 22 पे, ऐसे करके एक एक करके। ये होता है क्लोज टेस्ट, मतलब एक पैराग्राफ फिलर कह सकते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें खाली जगहों को आपको भरना है। ये तो जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। और रही बात आरसी की, तो आरसी मैंने एक लेक्चर लिया है, आप मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आए, रीअरेंजमेंट आप लोगों से पूछा नहीं जा रहा है, आप परेशान ना होइए इस पे। अगर चाहते हैं कि ये एग्जाम में बाय द वे इन केस अगर पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए कोई धोखा ना हो, तो आप एक आध जो मेरे रीअरेंजमेंट के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एक आध 2 सेट लगा डालिए, ठीक है, एक देख लीजिएगा और एक आध सेट लगा लीजिएगा, चांस कम है इसके पूछे जाने के। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन किसका बनेगा, आपका क्लोज टेस्ट का होगा, तो क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मैं भी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके एग्जाम के पहले। अब बात आती है किसकी, वोकैब की। इसी तरह से लौटेंगे, क्योंकि हमें ग्रामर पर चर्चा थोड़ी ज्यादा लंबी करनी है, तो इधर से लौटते हुए आएंगे। अगला सेगमेंट हमारा जो पूछा जा रहा है वो है वोकैब का, ठीक है। वोकैब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, करीब 30% का इसका हिस्सा होता ही होता है किसी भी एग्जाम में। 25 के क्वेश्चन का होगा, तो मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन के करीब तो आपके वोकैब से होने, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सेगमेंट एंटोनिम का है, 8 से 10 क्वेश्चन होगा, तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन एंटोनिम के आ जाएंगे, और साइनोनिम के 2 क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 क्वेश्चन आएगा, इडियम फ्रेजेस का 2 क्वेश्चन आएगा, 8 ही क्वेश्चन ये हो जाते हैं 4 सेगमेंट से, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम एंटोनियम सिनोनियम कहाँ से तैयार करें, तो देखिए इसके लिए एंटोनियम सिनोनियम के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप किसी से पूछेंगे तो कह देगा ब्लैक बुक ले लो, ठीक है, आप ये फलाना बुक ले लो, वो ढिमकाना बुक ले लो, जिसमें से कम तो 2500 वर्ड दिए होंगे। तो अब इतना समय नहीं बचा हुआ है कि आप 2500 3000 वर्ड पढ़ने जाएं, ठीक है। और इसमें जो वर्ड पूछे जा रहे हैं बहुत ही यूजुअल, मतलब ऑर्डिनरी लाइफ में जो वर्ड यूज किए जाते हैं। जो एंटोनियम सिनोनियम का क्वेश्चन मैंने देखा है, वो एंटोनियम सिनोनियम कौन से हैं, जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, उन्हीं का एंटोनियम या सिनोनियम पूछा गया है। बहुत स्टैंडर्ड में जाकर के नहीं पूछा गया। न्यूज़पेपर के वर्ड तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ना घबराइएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, किसी से पूछो कि हमें वोकैब तैयार करनी है, तो जिससे पूछो कह देता द हिंदू की वोकैब पढ़ो, चाहे शायद खुद कभी ना पढ़े हों। तो द हिंदू की वोकैब किस एग्जाम के काम आती है भैया, आप किस एग्जाम में बता रहे हो ना, आपको छींक आ रही है, आप उसके क्या कहते हैं निमोनिया की दवा दे रहे हो, तो छींक में निमोनिया की दवा थोड़ी दी जाती है। वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एग्ज़ाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो जो जीडी का एग्ज़ाम है उसमें एंटोनियम सिनोनियम बहुत न्यूज़पेपर वाले नहीं हैं, ठीक है। सब कौन है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, अब 4-5 साल का पेपर लगा डालिए, बस उसी 4-5 साल के पेपर में आपको मिल जाएगा। या आपके पास इंटरमीडिएट की 12th क्लास की यूपी बोर्ड की कोई बुक हो, ठीक है, 12th क्लास की यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की कोई बुक हो, तो उसमें एंटोनियम साइनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस जितने दिए हुए हैं उतने आप पढ़ लीजिए। आई थिंक कि दैट इज सफिशिएंट, वो एनफ है। उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादातर इडियम्स और फ्रेजेस वहीं से आ जा रहे हैं। वैसे इडियम्स और फ्रेजेस की कोई दुनिया, मतलब लिमिटेड दुनिया नहीं है, ये प्रशांत महासागर से भी गहरा समझो, ना जाने कितने वर्ड हैं जी, कुछ नहीं है। तो ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर से उठा के दिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर डालिए, इसकी पूरी की पूरी 5 चीजें, मतलब ये वोकैब का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पोर्शन ये ले लीजिए, ये पूरा का पूरा क्या कर लीजिए ना, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ठीक, प्रीवियस ईयर उठा के कर लीजिए। बस 20 के बाद का भी अगर आप कर लेते हैं ना, 4-5 साल का,
तो ये सारे के सारे चीजें हो जाएंगे। स्पेलिंग टेस्ट है, स्पेलिंग टेस्ट का मतलब कोई वर्ड दे दिया, कुछ वर्ड जैसे मान लो पिछली बार एक पूछा गया था एंथ्रोप, ठीक है, मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप की स्पेलिंग गलत पूछी थी। अब मिसैंथ्रोप ने तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करो, मिसैंथ्रोप तैयार हो जाएगा। मिसैंथ्रोप, फिलैंथ्रोप, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कहानी है ना, वहां से तैयार करो, यहाँ भी आके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए बहुत परेशान मत हो। ये जब आप एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो स्पेलिंग ज्यादा से ज्यादा खुद ब खुद आ जाएगी जी। इसके लिए अब बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हाई स्कूल इंटर लेवल पर दिया हुआ है। आप इसके लिए जैसे कुछ लोग अलग से वोकैब की बुक ले आते हैं जाके, हम एंटोनियम सिनोनियम की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की किताब अलग से, इडियम्स फ्रेजेस की किताब अलग से। अरे क्यों अपने सर पे बोझ डाल रहे हो, इतना प्रेशर मत लो। अब पता लगा उसमें किताब लेके आए, एक बच्चा किताब लेके आया, उसमें 4000 एंटोनियम। अब 4000 एंटोनियम सिनोनियम क्या करोगे, 300-400 तैयार करो, 150-200 में काम हो जाएगा। जो जनरल से वर्ड हैं, जो आम लाइफ है, मतलब हमको तो लगता है जितने एंटोनियम सिनोनियम पूछे जाते हैं आधा तो आप लोगों को पता ही होते हैं, थोड़े हैं। प्रैक्टिकली अपनी रीडिंग बढ़ा लीजिए, सबका सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप नए सिरे से एंटोनियम सिनोनियम रटने की कोशिश मत करिए, सीधे क्या करिए, प्रीवियस ईयर उठा के लगा डालिए। जितने भी पेपर मिल जाते हैं, सीजीएल का मिल जाए, सीएचएसएल का मिल जाए, सीपीओ का मिल जाए, जो भी मिल जाए उसकी वोकैब आप लगा डालिए, तो आपका एंटोनियम सिनोनियम सारा का सारा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग के क्वेश्चन भी वहीं से कर डालिए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ग्रामर की। तो ग्रामर वाला पोर्शन हम लोग कैसे तैयार करेंगे, ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ग्रामर आपको कहाँ से तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। एसएससी जीडी के लिए कम से कम 10 से 12 के करीब क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रामर से, ठीक है। 3 सेगमेंट इसमें आ रहा है, लेकिन इस 3 सेगमेंट में कैसे आप तैयार करेंगे। तो ग्रामर में सबसे पहली बात आती है कॉमन एरर की। कॉमन एरर, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस किया था कि कैसे आप एक चीज पढ़ें। जैसे आप वर्ब पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस पढ़ते समय ही आप एरर के, इंप्रूवमेंट के और फेलर के क्वेश्चन तीनों कर सकते हैं, ठीक है। वो अप्रोच आप डेवलप कर लीजिए। वो वीडियो पड़ा होगा चैनल पे, आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये जो मैं अभी करा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस चल रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस है और की फॉर्म्स हैं, इनको आप करके देखिए ना, तीनों फॉर्म में मैंने कराया है, सेम वही रूल्स पढ़ाए हैं और वही रूल एरर में, इंप्रूवमेंट और फिलर में मैंने अप्लाई किया। आप देखो उसको, समझो कि कैसे वही एक ही चीज तीनों पे अप्लाई हो रही है। अब यहाँ उसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप आ जाइए कि आपको एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक है। एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट यानी कि 3 के तीनों सेगमेंट ग्रामर से रिलेटेड हैं। ग्रामर के क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, चाहे जो पूछे ग्रामर में से, एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट में से। ये क्वेश्चन जो मोस्ट चांसेस है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, वो किससे पूछे जाएंगे, वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको ग्रामर तैयार करने के मेन मकसद यही था आने का। वर्ब अगर आपको ग्रामर तैयार करनी है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि एसएससी जीडी में प्रीवियस पेपर्स का जो रुझान है, जैसे हम लोग देखते हैं ना चुनाव के पहले, आप देखते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं कि जो वर्ब का क्वेश्चन है, वर्ब में से आप 3 चीजें तैयार कर लीजिए। क्या तैयार करेंगे वर्ब में, वर्ब में सबसे पहले तो आप वर्ब की फॉर्म्स वाला काम कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वर्ब की फॉर्म्स से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, वर्ब की फॉर्म्स से पूछा गया है। मतलब क्या हुआ कि जैसे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, या हैज के बाद सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। बहुत बेसिक सी बात है, हैज के हर्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया तो टेंस में क्वेश्चन आ जाएगा। हैज के बाद बी लगा हुआ है, जैसे मान लो इज लगा हुआ है, इज के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि हम भी इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा ले, लेकिन कभी कभी थर्ड फॉर्म भी लगती है। कब, ये पैसिव वॉइस में हुआ तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, एक्टिव वॉइस में हुआ तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। यही सारी चीजें डिसाइड करनी है आपको। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, वर्ब की फॉर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए। वर्ब की फॉर्म्स, कब कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। और इसके साथ आप एक चीज और इसमें देखिएगा कि क्योंकि जीडी में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर कहीं अफेक्ट लिखा है और इफेक्ट लिखा हुआ है, तो ठीक है, अफेक्ट क्या होता है, ये वर्ब होता है, ये नाउन होता है। तो ये कुछ वर्ब हैं
ज़्यादा नहीं है। अफेक्ट इफेक्ट है, बिलीव बिलीव है, एडवाइस एडवाइस है, तो ये 3-4 हैं, उन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन उस तरह से आ गया है। मोस्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा चांसेज हैं वो किसके हैं? वर्ब फॉर्म्स से रिलेटेड हैं। और वर्ब फॉर्म्स के बाद अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा चांस है किसका? टेंसेज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। टेंसेज में सीधा टेंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंसेज में जो करेक्ट यूज है वही पूछा जाएगा। करेक्ट यूज, टेंसेज का करेक्ट यूज। अभी इस समय मैं वही पढ़ा रहा हूं, अगर आप अपने मन से नहीं पढ़ सकते हैं तो टेंसेज के जितने करेक्ट यूज वाले मैंने डाले हैं वो आप देख डालिए टेंसेज के, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो टेंसेज में कौन से टेंस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा? टेंसेज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पर थोड़ा फोकस करिएगा कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। दूसरा कंटिन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है वहां कंटिन्यूअस यूज कर दिया, और जहां कंटिन्यूअस यूज करना है वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर दिया। एक इस बात पर आप बहुत ज्यादा गौर करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीडी में आए हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जहां पास्ट इंडेफिनिट लगता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, जहां प्रेजेंट परफेक्ट लगना है वहां पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, कंटिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, बस ये 3 ही टेंस मैंने देखा है कि जीडी में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बस ये 3 आप तैयार कर लो तो मुझे नहीं लगता कि टेंस में और कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ का मतलब क्या हुआ? सिंस वाला क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है। आफ्टर बिफोर, अगर आफ्टर लगा है या बिफोर लगा है तो टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आफ्टर बिफोर और टेंस के साथ कॉम्बिनेशन, और एक कंडीशनल सेंटेंस, कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस में प्लेन कंडीशन पूछता है, 2 कंडीशनल आपकी हैं। प्लेन कंडीशन इफ वाला जो होता है ना, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, इफ के साथ विल शैल नहीं लगाना है, बस इतना, एकदम सिंपल सा। आप कंडीशनल पढ़ डालिए, आफ्टर बिफोर देख लिए, कंडीशनल पढ़ डालिए, बस इतना सा आपका जीडी में जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि टेंस में इतने के बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, इतने से आ जाएगा। बहुत ज्यादा फ्यूचर पे मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कब फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, कब फ्यूचर परफेक्ट होगा, ये सब नहीं ज्यादा जाना है। बहुत बहुत मतलब जो एक यूजुअल सेंटेंस होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो बोला करते हैं, वही पूछा जाएगा। जिस तरह का अभी तक का जीडी का पेपर का नेचर रहा है उसके आधार पर मैं ये कंक्लूजन निकाला हूँ, ठीक है। अचानक से वो लीक से हट जाएं और मतलब उत्तर के बजाय दक्षिण चले जाए तो वो बात मैं कह नहीं सकता। अभी तक का जो इनका टेंडेंसी चली है, जो पैटर्न चला है, वो इसी तरह का रहा है। कंडीशनल में भी वो 5 तरह की कंडीशन पर नहीं जाएंगे। कंडीशनल मतलब एकदम सिंपल सा, इफ के साथ विल शैल नहीं लगाना है, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना है, बस इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आफ्टर बिफोर के साथ, जैसे बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस होगा, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, आफ्टर के पहले इंडेफिनिट होगा, बाद में परफेक्ट हो जाएगा, बस एकदम सिंपल सी बात, एक केवल इतनी पूछी जाएगी, ठीक है। तो टेंस में बस यही इतना है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब टेंस में अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद आपको बता रहा हूं कि टेंस के अलावा और क्या चीजें आप वर्ब में तैयार कर लीजिए। तो ये तो टेंस में क्या तैयार करना है वो हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा करेक्ट यूज में अब वर्ब में आ जाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान लीजिएगा सब्जेक्ट मैंने लिखा और ये समझिए कि वर्ब लिखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन इस पर जो क्वेश्चन आता है ना वो जनरली बहुत कौन सा वाला होता है, जो कंजंक्शन पर बेस्ड होता है। एक एंड वाला पढ़ लीजिएगा आप, केवल जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़िएगा। एक एंड वाला, जब एंड से 2 नाउन जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब कैसे लगनी है, और कौन वाला पढ़िएगा। एंड, एक एंड के पहले आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले मतलब एंड के बाद वाले जो नाउन है उसके पहले एंड के पहले दा नहीं लगा हुआ है। मतलब ये कि अगर एंड से 2 नाउन जुड़े हैं, एक के पहले आर्टिकल दा लगा है, आर्टिकल में सारा नहीं पूछा, केवल दा वाला पूछता है इसमें। एंड के पहले जो नाउन है उसके पहले दा लगा है, एंड के बाद जो नाउन है उसमें दा नहीं लगा है, तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, या दोनों के पहले दा लगा है तो कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर की प्लूरल होगी। एक एंड वाला है। और एक क्वेश्चन आइदर आर नाइदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो वाला पूछा जाता है कि अगर इनसे जुड़ा हो तो कैसी वर्ब यूज की जाएगी। और एक टुगेदर विद, उसमें ज्यादा नहीं है, मैं एक टुगेदर विद है, एज वेल एज है, और विद है, और अलोंग विद है, बस ये 4।
इन 4 कंजंक्शन के साथ पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक कौन वाला एंड वाला रूल लगा मैंने बताया, और एक आइदर आर नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो वाला लग गया, एक विद टुगेदर विद अलॉन्ग विद और एज वेल एज वाला लग गया। तो ये इतने 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और एक ईच एवरी आइदर नाइदर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, और रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह या वो सब जीरंड और इंफिनिटिव वाला इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एंड से जो जब 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तब कौन सा यूज किया जाएगा, एक आइदर आर नाइदर नार की कैटेगरी वाले में जितने आते हैं आइदर आर नाइदर नार हो गया, और नॉर हो गया, आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह इस तरह वाले जो थे ये हो गए। और दूसरा वाला क्या है, जैसे विद लगा हुआ है, टुगेदर विद लगा हुआ है, अलॉन्ग विद वाले एक बात टुगेदर विद अलॉन्ग विद या फिर एज वेल एज ये लगा हुआ है, तो इनके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है इस वाले में वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इस वाले में देखते हैं कि अगर दोनों के पहले दा लगा है तो प्लूरल लगेगी, एक के पहले दा लगा है तो सिंगुलर लगेगी, बस ये सिंपल सी बात है इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होगी। अच्छा, ईच एवरी आइदर नाइदर वाले में ध्यान रखिएगा कि अगर ईच एवरी लगा हुआ है किसी नाउन के पहले तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ईच ऑफ या एवरीवन ऑफ लिखा हुआ है, एनी ऑफ इस तरह का, वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, यू ऑफ ये वाला लगा हुआ है, तो ये वाला रूल देख लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और ज्यादा इससे ज्यादा नहीं देखना है, बस ये दोनों देख लीजिएगा, मच मेनी वगैरह में देख लीजिएगा, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और कुछ नहीं जाना है इनको। थोड़े से नाउन पर बेस्ड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन पर बेस्ड, जिसमें जो कैटेगरी 1 में दिखाया हूं मैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पुलिस के साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीपल और चिल्ड्रन दुनिया जानती है, उसके साथ प्लूरल लगता है तो पूछेंगे ही नहीं। कैटल और वर्मिन 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, कैटल और वर्मिन, वर्मिन के साथ प्लूरल लगता है, कैटल के साथ प्लूरल लगता है, बस इस पे जरा ध्यान रखिएगा, इसके साथ बड़ा क्वेश्चन पूछे हैं। और एक वो नेम ऑफ सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट या बुक का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट या बुक का नाम है, कहीं कोई जैसे सब्जेक्ट लिख दिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे गलत हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट का नाम हो जो भले देखने में प्लूरल लगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। बीमारियां हैं या फिर बुक्स वगैरह, मान लो ज्यादातर क्वेश्चन तो इस तरह का पूछा है, मालगुडी डेज आर रिटेन बाई आर के नारायणन, तो मालगुडी डेज एक बुक का नाम है, आर नहीं लगेगा उसके साथ में, ध्यान देना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर प्लूरल नाउन मतलब नाम वगैरह है किसी बुक का है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छा जो पेयर वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, तो पेयर वर्ड्स वाले, रिलेटिव प्रोनाउन वाले ये सब नहीं पूछे जा रहे हैं जीडी में, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत एडवांस पे स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत नहीं, जो मैं बता दे रहा हूँ जितना उतना कॉपी करो उतना पढ़ो बस, ठीक है। और इसमें हाँ, ये एक जूरी वाला भी क्वेश्चन देख लेना, जूरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है कि प्लूरल लगती है, कब सिंगुलर हो जाएगी कब प्लूरल हो जाएगी, एक जूरी पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी वो सब ईच एवरी आइदर नाइदर वन नन इन सब पे क्वेश्चन आया है, ये तो कंजंक्शन वाले हो गए। नाउन में ज्यादातर क्वेश्चन वो वर्मिन और कैटल पर ही उठा के पूछे हैं, हर बार जितनी बार देखा हूँ, या फिर कुछ बुक्स के नाम वगैरह, सब्जेक्ट के नाम वगैरह पे वर्ब लगाने के लिए कह दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इससे ज्यादा बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब में आ गया, और इसके बाद आप थोड़ी सी मॉडल वर्ब पढ़ लीजिएगा। मॉडल वर्ब में खासतौर से शुड का वुड का यूज देख लीजिएगा, बस और ज्यादा नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन मॉडल वर्ब से आए वाए भी नहीं है मॉडल वर्ब से, ठीक है। शुड का यूज देखिएगा कि लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है, बस वो वाली कंडीशन याद रखिएगा, और हैबिट के लिए वुड वाली यूज की जाती है, बस इसका करने याद रखिएगा, बस और ज्यादा नहीं करना है। तो वर्ब में आप फॉर्म तैयार कर लीजिए, टेंस तैयार कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार कर लीजिए, बस इतना काम कर लीजिए, ठीक है। और वर्ब में एक्टिव पैसिव वॉइस देख लीजिएगा, वो हालांकि पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आए नहीं है, देखा नहीं है मैंने किसी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फॉर्म है, टेंस है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार कर लीजिए। मॉडल वर्ब वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। नॉन फाइनाइट वगैरह, तो नॉन फाइनाइट वर्ब वगैरह एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन, जीरन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इन सब के पीछे मत मरो, अभी समय कम है, जहां से क्वेश्चन उठता है वो पढ़ो। अब ये चीजें पढ़ने की और उसकी रखने की जरूरत नहीं है, अभी इनको रखना बाद में, जब जीडी का पेपर हो जाए उसके बाद इन सब चीजों पे कंसंट्रेट करना। अच्छी चीजें पढ़ लेना, लेकिन अभी जीडी के लिए वही पढ़ो जो जीडी में पूछा जाता है भैया, बिना मतलब अपने टाइम को वेस्ट मत करो, बिना मतलब की मेहनत मत करो, ठीक है। और इसके बाद अगर ये हो गया, इसके बाद जो जानते हो जो चीजें आपको कंसंट्रेट करनी है वो है प्रेपोजिशन का, ठीक है। अगला काम क्या करो आप, प्रेपोजिशन पर थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। प्रेपोजिशन में क्या करना है कि जो प्रेपोजिशन टाइम, प्लेस, प्रीपोजिशन टाइम,
प्लेस मीन्स मीडियम, ठीक है, टाइम प्लेस मीन्स मीडियम, आप इतना तैयार कर लो आपका काम हो जाएगा। और थोड़े से फिक्स्ड प्रीपोजिशन, देखो इसका कोई वो नहीं है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नाउन वर्ब्स होती हैं, नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स यूज किया जाता है। तो दो चीज़ें आप तैयार कर लो, आई थिंक कि इसके बाहर नहीं आएगा। प्रीपोजिशन इसमें कहूँगा टाइम प्लेस मीन्स मीडियम, इतना तैयार कर लो इसमें, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन तैयार कर लो, ठीक है, बस इतना सा काम कर लो। उसके ये दोनों तैयार कर लो तो आई थिंक मुझे कि आपका ग्रामर का बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, 60% इन दो चीजों से हो जाएगा। वर्ब तैयार कर लो, प्रीपोजिशन तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के जो गोल्डन रूल्स हैं बहुत तगड़े तगड़े वाले, कि वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप मोर और नहीं लगाएंगे, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट नहीं लगाएंगे। वो जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर ये वाली जो लिस्ट है उनके साथ, जिनके साथ दैन नहीं लगता, टू लगता है, एक वो वाला तैयार कर लीजिए। तो कुछ इस तरह के हैं, मतलब बहुत बेसिक रूल्स जो है एडजेक्टिव के, बहुत ही कॉमन रूल्स जो है एडजेक्टिव के, वो तैयार कर लो। जैसे दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर पाएंगे, अदर कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, बस तो वो थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, वो तैयार कर लो। प्रोनाउन में बहुत डीप नहीं जाना है, प्रोनाउन में आप केवल ये तैयार कर लो, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में केसेस तैयार कर लेना प्रोनाउन में, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि प्रोनाउन में आपको क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। अब वो जितना मैं बता दिया हूँ ये वर्ब और प्रीपोजिशन, इसके अलावा जो आप तैयार कर रहे हैं प्रोनाउन वगैरह, उनसे एक आध क्वेश्चन की संभावना है, इससे ज्यादा नहीं। तो जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन में जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आप केवल केसेस पढ़ लीजिए बस, और कुछ ना पढ़िए, मेरी समझ से उससे ज्यादा नहीं आएगा। पर्सनल प्रोनाउन में केसेस तैयार कर लीजिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, बस दो केसेस तैयार करिए, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, कहाँ आपको मतलब आई लगाना है, कहाँ मी लगाना है। तो जब सब्जेक्ट की तरह यूज कर देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह, खास तौर से बी के बाद नॉमिनेटिव केस लगता है, इसको जरा ध्यान रखना बस प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में। इसमें आपको क्या पढ़ना है, केवल केसेस पढ़ डालिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में इसकी बात तैयार कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको ये देखना है, जैसे दो तीन पढ़िएगा, बहुत डीप नहीं जाना है, हु लगाना है और हुम लगाना है, हु हुम में क्या फर्क होगा, कब कहाँ हु लगेगा कहाँ हुम लगेगा, और इन दोनों के साथ में आपको व्हिच देखना है, ठीक है। तो कहाँ व्हिच, जो व्हिच है वो इंसानों के लिए नहीं लगता है, बाकी सबके लिए लग जाता है, हु हुम जो है इंसानों के लिए लगता है, बाकी सबके लिए नहीं लगता है। तो खासतौर से ये तीनों अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाना है। कुछ स्पेशल यूज है दैट का, थोड़ा सा वो देख लेना कि कहाँ केवल दैट लगता है, वो वाला देख लेना, बहुत और ज्यादा। वो एज और बट का यूज, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन में एज और बट का पूछा जाता है, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन में बट यूज किया जाता है, तो वो सब नहीं पूछा जाएगा, इतने बहुत डीप में नहीं जाना है उनको, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, रेसिप्रोकल में एक चीज जरूर देख लेना, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर के साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछा करता है। रेसिप्रोकल में ईच अदर वन अनदर के बीच में कभी पूछा करता है, दो लोगों में ईच अदर लगता है, दो से ज्यादा में वन अनदर हो जाता है, तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इनका, बहुत ज्यादा पूछते हैं रेसिप्रोकल में, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो तीन चीजें हैं, दो तीन वर्ब हैं जिनके साथ, जैसे एंजॉय एक वर्ब है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक इसी के साथ पूछा हुआ मैंने देखा है। एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगता है, तो एक वो लिस्ट जो है उसमें कॉमन वर्ड अंडरलाइन करना, सारे वर्ड नहीं अंडरलाइन करना। तो जो लिस्ट है, जैसे एंजॉय हो गया, ठीक है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, अवेल है, तो ये जो 4 6 7 8 बहुत कॉमन से वर्ड हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज किया करते हैं, वो देख लेना कि उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्रोनाउन का केस हो गया। एडजेक्टिव के केस में मैंने आपको बताया था कि वो कुछ गोल्डन रूल्स हैं, वो लैटिन एडजेक्टिव जिनके बाद देन नहीं टू लगता है वो तैयार कर लीजिए। कंपैरेटिव के पहले मोर नहीं लगाना है और सुपरलेटिव के पहले मोस्ट नहीं लगाना है, दो के साथ कंपैरेटिव लगेगा, दो से ज्यादा होगा तो सुपरलेटिव लगेगा, अदर कब कब नहीं लगेगा, ये वाले रूल्स आप देख लीजिएगा, बस और ज्यादा नहीं आएगा। एडवर्ब से क्वेश्चन इसमें एसएससी जीडी में तो बहुत कम ही पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं वो मैनर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर, एडवर्ब ऑफ मैनर के। आर्टिकल में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आ एंड दा का ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, कहाँ आ लगता है, कहाँ लगता है, किस साउंड के पहले आ लगेगा, किस साउंड के पहले दा लगेगा, लेकिन वो मतलब ऐसे एप्पल टाइप का नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी लिख के देंगे, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है
तो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, आ लगेगा, एन नहीं, यू दिखा देंगे आपको ना, आपको दिखाएंगे यू और यू दिखा देंगे, आपको लगेगा कि इसके पहले एन लगेगा, एन नहीं लगेगा, इसके पहले आ लगेगा, क्योंकि यू देख के थोड़ा नहीं लगाना, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, या हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे। तो ये आ और एन का जो डिफरेंस है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, बहुत फोकस करना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना कि हम आ कहाँ लगाएं और एन कहाँ लगाएं। तो ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, आर्टिकल वाला बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। कंजंक्शन पे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एसएससी जीडी में, तो कंजंक्शन पे मत परेशान हो, आप आर्टिकल तैयार कर लो, प्रेपोजिशन बढ़िया से तैयार करना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जितने डिफरेंशियल वाले प्रेपोजिशन है, जैसे बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है, अमंग ज्यादा के लिए लगता है, बिटवीन दो के लिए लगता है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, उनको बहुत बढ़िया से तैयार करो, ठीक है। और नाउन वगैरह में से, मतलब एसएससी जीडी में नाउन वगैरह से क्वेश्चन, नाउन की एरर वगैरह में से नहीं पूछे गए, प्रोनाउन से कभी। मैंने आपसे बताया ना कि ज्यादा क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो वर्ब और प्रीपोजिशन के हैं, जो मैंने इसके पहले लिखा था, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, दो चीजों पर आप बहुत ज्यादा फोकस कर लीजिए, ठीक है। बाकी और जब चीजें हैं उनको, मतलब एक जो बेसिक रूल्स हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप जो 10th क्लास की ग्रामर की बुक है, जो न्यू लाइट वगैरह आपने जो भी पढ़ी होगी, करेक्ट यूज पढ़ा होगा, आप उसको देख लीजिए तो एनफ होगा, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिस कर डालिए प्रीवियस ईयर उठा करके, ठीक है। तो एसएससी जीडी में ग्रामर वाला जो पोर्शन है इतना है, ग्रामर वाले पोर्शन से आप इतना पढ़िए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पीछे मत पढ़िए अभी, ठीक है। ये इतनी जो चीजें मैंने बताई इतना कर डालिए बस, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वोकैब आप प्रीवियस ईयर से लगा डालिए और इस ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपका एसएससी जीडी का पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वोकैब आप रटे रहिए, वोकैब पे बहुत बढ़िया फोकस करिए, बहुत कायदे से फोकस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको मतलब और चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम है, अभी तो मैं अपनी समझ से बता दिया कि क्या क्या आपको करना है, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको जो ये लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो वो आप हमको बताइए, फिर हम उसको आगे डिस्कस करते हैं, बताते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया है नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम देंगे तब मैं उस प्रॉब्लम पे विचार करूंगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और पेपर बहुत बढ़िया दीजिए। मुझे हम लोगों की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, आप लोगों के लिए ढेर सारी, इतनी सारी शुभकामनाएं, विल विशेष, या बहुत जल्दी मतलब बहुत पेपर बढ़िया हो आप लोगों का, बहुत अच्छा पेपर हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा ज़रूर, और उम्मीद रहेगी मुझे कि आप लोग कोई ना कोई क्वेरी ज़रूर डालेंगे। और फिर मतलब हमारे वीडियो से आप लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है इस बारे में इन्फॉर्म करिएगा, बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।